क्वेश्चन है, हाल ही में कंचौथ त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो आपको बताते चलते हैं, ये जो प्राचीन कंचौथ उत्सव है, ये प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? नाग संस्कृति का प्रतीक है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मेनली जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? चिनाब घाटी क्षेत्र में ये मनाया जाता है। चिनाब घाटी क्षेत्र में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये धार्मिक त्यौहार है, बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ ही मनाया जाता है। ये त्यौहार मेनली स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा ही मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया। और यहाँ पर बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कंचौथ त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आपका उत्तर सही हो जाता है जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, थियोडोर भास्करन। एस थियोडोर भास्करन, इनका पूरा नाम है एस थियोडोर भास्करन। एक लेखक है, एक इतिहासकार हैं, एक प्रकृतवादी हैं और एक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 का पुरस्कार अपने नाम किया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये पुरस्कार अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। थियोडोर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर पुरस्कार के लिए ये चुना गया है, और इन्होंने तमिल और अंग्रेजी में लेखन कौशल के लिए भी पुरस्कार जीता है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में। इनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखी कुछ पुस्तकें भी शामिल हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, डांस ऑफ द सारस, एसेज ऑफ अ वंडरिंग नेचुरलिस्ट, बुक ऑफ इंडियन डॉग्स एंड अ डे विद द शामा, एसेज ऑन नेचर। तो ये है अंग्रेजी में उनकी कुछ पुस्तकें। ठीक है, चलिए, और आपको बताते चलते हैं, थियोडोर का विचार है कि किसी भी संरक्षण पहल को स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ताकि लोगों के संचालन में लोग उसको संचालित कर सकें, इसमें उसको गति प्राप्त हो सके। तमिल में प्रकृति पर लिखने के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो तमिल में इन्हें मिला है, इसका नाम है इयाल विरुधु। और ये पुरस्कार टोरंटो में वर्ष 2014 में कनाडा लिटरेरी गार्डन द्वारा दिया गया था इनको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? विकल्प 4 दिए गए हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा एवं अभिजीत जोशी। इस पुस्तक के लेखक हैं फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। ठीक है, और इस पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन और सिनेमा की लंबी यात्रा का उल्लेख किया है। कश्मीर के एक छोटे से मोहल्ले वजीरवाग के रहने वाले चोपड़ा ने अपने 30 वर्ष के फिल्मी करियर में मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसी हिट फिल्में दी हैं। तो ये नोट करने का, ये यहाँ पर बताने का आपका रीज़न ये था, कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखिए इनकी किताब चर्चा में है, तो मान लीजिए किताब ना डायरेक्टली पूछ करके कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो लगे रहे मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई, MBBS, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट मूवीज़ हैं, तो यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आराम से बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, विनय सीतापति की पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। और इस पुस्तक में 1920 में हिंदू राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से लेकर के 1998 से 2004 के बीच बीजेपी सरकार के गठन तक का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव की जीवनी, हाफ लायन, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के भी लेखक हैं। ये लेखक जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा यानी कि विनय सीतापति इस पुस्तक के भी लेखक थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जीवनी थी हाफ लायन, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसके भी लेखक ये थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जब पुस्तकें ऐसी ही आ रही हैं तो नाम ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, N.K. सिंह। पूरे अंग्रेजी की तरफ हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो किताबें भी ऐसे ही आएंगी, और किसी दिन ऐसा होगा कि मतलब लगभग जो अच्छी किताबें हैं अगर अनुवाद ना किया जाए, हिंदी में अवेलेबल नहीं रहेगी, और फिर अंग्रेजी में जिसके पास जानकारी नहीं रहेगी उतना पढ़ने में उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो चीज़ें भी नहीं सीख पाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने लग जाती है कभी कभी। ऑप्शन बी सही हो जाता है, N.K. सिंह। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश स्ट्रांग रखिए, बड़ी ज़रूरी होती है। उत्तर आपका सही हो जाता है N.K. सिंह, ऑप्शन बी। तो ये पुस्तक N.K. सिंह की जीवनी, N.K. सिंह की जीवनी है। और N.K. सिंह कौन है? N.K. सिंह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप सभी जानते हैं N.K. सिंह। तो N.K. सिंह की ये बायोग्राफी है, कौन सी बुक? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइट। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी सही हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि किसकी जीवनी है, तो N.K. सिंह की ही जीवनी है, बायोग्राफी इन्होंने लिखी। और अपनी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत घटनाओं से लेकर के राष्ट्रीय गतिविधियों को भी शामिल किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? हाल ही में ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, दीपांकर ईरान। ऑप्शन ए सही होता है, दीपांकर ईरान। तो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये पुस्तक मूलतः प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अवशेष को चीन, जापान व कोरिया के मठों, मंदिरों और भित्ति चित्रों में ढूंढती है, जो एशिया के भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया है। एशिया के भिक्षुओं को द्वारा ये संरक्षित किया गया है, यानी कि चीन, जापान और कोरिया में भी ये मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? जलाभिषेकम, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक का एक अभियान शुरू किया है, जो कि ये जल संरक्षण से संबंधित, जलाभिषेकम है ना, तो जल से रिलेटेड ही है, तो जल से रिलेटेड जल संरक्षण इसका उद्देश्य है। ये जल संरक्षण अभियान है जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। और इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। ठीक है, ये अभियान जो है प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता हुआ तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ रही तो तापक्रम स्थिर हो जाता है, या ऊंचाई बढ़ रही तो तापक्रम कांस्टेंट नहीं रहता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। तापक्रम विलोमता का मतलब होता है, क्या होता है? वेरी गुड, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। देखिए क्या जनरल क्या होता है ये, इस अगर वर्ड पर आप जाएंगे, तापक्रम विलोमता का मतलब होता है तापक्रम से कुछ विलोम, मतलब ऊंचाई, तापक्रम बढ़ रहा है तो ऊंचाई घट रही, कोई भी चीज है। विलोमता का मतलब उल्टा। लेकिन हमें यहाँ पर इससे मतलब निकालना, जनरली होता क्या है? जनरली होता ये है कि सामान्य जब परिस्थितियां होती हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है? घटता है। जिस दर से तापमान कम होता है इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम भी बढ़ता जाता है, जिसे तापक्रम विलोमता कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। लिख देते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापक्रम विलोमता की जो परिघटना होती है, इसके दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु
और ऊपर गर्म वायु होती। ध्यान दीजिएगा, धरातल के समीप ठंडी वायु होती है और ऊपर की तरफ क्या होती है, गर्म वायु होती है। क्लियर हो गया, भूलना नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट हम बताते चले, कम से कम जितने भी, एक टारगेट आप लोग ये रखिए, जितने भी क्वेश्चन आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट पर देख ले वो कभी जिंदगी में आपके भूलना नहीं चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन बचा रह जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से अलग कभी पूछा ही नहीं जाता है। नहीं, अगर और भी पूछा जाएगा, आपका बेस क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फंडामेंटल चीजें आपको पता रहेंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो रिहंदबाद परियोजना, पहली बात तो ये बताइए किस राज्य की परियोजना है। उत्तर प्रदेश की है। तो रिहंदबाद परियोजना उत्तर प्रदेश में ये है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में ये है। सोन की प्रसिद्ध घाटी में इसकी सहायक नदी जो है रिहंद पर है। और ये कहाँ पर है, मिर्जापुर जिले में। और किस स्थान पर, पिपरी नामक स्थान पर। ध्यान से सुनिए, रिहंदबाद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में, उसकी सहायक नदी रिहंद पर, मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। और आपको बता देते हैं, इस बात के पीछे ही एक कृत्रिम झील बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानते रहिए, कहां पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहां से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है किसका, जम्मू और कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या हिमाचल प्रदेश का। शिवकिला, ऑप्शन कौन सा सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, शिवकिला है, रोहतांग है, शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला। और जम्मू कश्मीर में हम बात करते हैं तो काराकोरम है। कौन सा है, काराकोरम है, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, ये सभी दर्रे इसमें हैं। उत्तराखंड का माना दर्रा है, माना है, नीति दर्रा है। सिक्किम का भी खूब पूछा जाता है, नाथुला है, क्या है, नाथुला है, और जलेपला है। इतने हैं, ये सारे आप याद रखिएगा, कौन सा दर्रा कहां पर है, किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी जल्दी से दौड़ करके। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शिक्षण विधियों का। अगर विकल्प ऐसा हो जाता है कि उपर्युक्त में से सभी, तो ये सभी वाला सही होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक होने के नाते आपको विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। विकल्प आपका बी सही हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जो उपयोगी सहायक सामग्री है वो कौन सी है, कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। सभी को पता है, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी मानचित्र होगा। मानचित्रों से एक मतलब बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, जिसमें पृथ्वी की आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों, इन सभी को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है राजनैतिक, जिसमें राज्यों, नगरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम कहते हैं कि राजनीतिक मानचित्र। सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, मैनेज करिएगा। क्लियर हो गया, तो सबसे उपयोगी होता है ऑप्शन बी से हो जाता है मानचित्र। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है, भाग 1, 2, 3 या 4। विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, भाग 3 है।
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल रूप से संविधान ने 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 6 है। 6 कैसे हो गया? 7 तो था, तो इसमें बीच में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसलिए प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, जो कि कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार, नोट करते रहिए। पहला समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो गया? 6 अधिकार पूरे मैंने आपको बताया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? सी सही हो जाता है, भाग 3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अभी मैंने आपको एससीईआरटी में पढ़ाया। उदयभद्र, महापद्म नंद, शिशुनाग या कालाशोक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कालाशोक के समय में। अब यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पूछा गया, तो यहाँ पर हम प्रथम भी देखेंगे, द्वितीय भी देखेंगे, तृतीय भी देखेंगे और चतुर्थ भी देखेंगे। सारे यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। शासनकाल यहाँ पर देखेंगे और स्थान भी देखते चलेंगे, तो कम से कम 8 एक तो यहाँ पर पूछ लिया गया। 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। किस स्थान पर? राजगृह में। ये प्रथम की बात हो रही है। द्वितीय कालाशोक के समय कहाँ पर हुई? वैशाली में। तृतीय किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। कहाँ पर हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। ठीक है, ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा आप तैयार करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सभी का कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और सदापर्णी वन, इन सभी का। ठीक है, अगर हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की बात करते हैं तो इसके अनुसार अंडमान और निकोबार में जो मैंग्रोव आवरण है वो 617 वर्ग किलोमीटर है। 617 वर्ग किलोमीटर है, ये डाटा रखे रहिए। अगला है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा या अमेजन वर्षा वन। आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन है। चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन होते हैं जो दक्षिण अमेरिका के, कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर ये फैले हुए हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वनस्पति है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करती है। बस इन्हीं की वनस्पतियां नहीं, कोई भी पेड़ पौधा कहीं पर भी आप लगाएंगे यही काम करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहा जाता है कि जो ऐसी गैस है जो कि प्रदूषण फैला रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल रही है। तो कहने का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बेकार है तो इसको ये यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में इसे लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑक्सीजन सभी के लिए प्राणदायिनी गैस कहलाती है। इसको ये भी लेते हैं, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पेड़ों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित कर रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो इसीलिए फेफड़ों से इन्हें जोड़ा गया है। फेफड़ों का क्या काम होता है? एक तरीके से आप ये जानिए कि रेस्पिरेशन में, श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो यही कहा जाता है कि ये पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हैं। तो ये ऑक्सीजन देते तभी तो हम लोग ये ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो फेफड़ा इन्हीं से चल रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है,
तो पृथ्वी की जो 20% से अधिक ऑक्सीजन है अमेजन वर्षा वनों के द्वारा ही उत्पादित होती है, ये माना जाता है पूरे पृथ्वी की 20% से अधिक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम बहुत ही सेलेक्ट करके खोज करके लिए हुए हैं। तो एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे, और जितना मैंने टारगेट रखा है पूरा पार हो जाना चाहिए, पूरा टारगेट आपका पार हो जाना चाहिए। देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है और मेरे में कितनी हिम्मत है, हम अपने वादे पर खरे उतरते हैं या आप लोग? ऑप्शन बी सही हो जाता है, एशिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया आप भारत में, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में उगने वाले जो वृक्ष होते हैं चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली, बलुई या कछारी मिट्टी? एलुवियल सॉइल। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है, एलुवियल सॉइल। ये भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग है कछारी मिट्टी का। तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी देश के करीब 42% भूभाग पर पाई जाती है, और ये जलोढ़ मृदा को हम अक्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। और यहीं पर जलोढ़ मिट्टी को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो दो भागों में, नवीन जलोढ़ होता है एक, और एक होता है पुराना जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ को हम कहते हैं खादर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पुराने जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे ज़्यादा ये नवीन और पुरानी जो जलोढ़ होती है उसको पूछा जाता है, नवीन को क्या कहते हैं और पुरानी को क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मालवा का पठार पाया जाता है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य है। और आपको बता दें ये पठार किससे निर्मित है? इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये पठार निर्मित है लावा से। और आपको बता दें इसमें पूछा जाता है कि इसमें किस मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।